कि जैसे ही ओसीडी आपको अटैक करने लगता है कि कोई थॉट्स आने लग गए हैं, तो आप उस टाइम पे अपने माइंड को कैसे डिस्ट्रैक्ट करें? उसमें अगर मैं जो करता था, उसमें मैं क्या करता था कि अपने बेड पे जाके लेट जाता था बिल्कुल। मेरा कोई एनर्जी नहीं रहती थी, आँखें बंद करके मैं सोने की कोशिश करता था। एक स्लीपिंग सबसे बड़ा एस्केप माना जाता था, कि चलो मैं सो जाऊँगा, भूल जाऊँगा, लेकिन सोने के बाद फिर वो थॉट्स आने लगते थे। क्वेश्चंस होते हैं कि मान लो कि वो यूट्यूब पर भी सर्च करते रहते हैं या फिर जब वो उनको पता चलता है कि योगा मेडिटेशन से कुछ ठीक होता है। हालाँकि ये साइंटिफिकली हुँ। प्रूवन है और बहुत सारे लोग बताते हैं इसको ज और आप हमारे सामने ही एक एग्ज़ाम्पल हैं जिन्होंने अपनी ओसिडी को इससे ठीक किया है। तो हुँ। लोगों के मन में ये डाउट्स रहते हैं कि यार उनको तो ये वाली ओसीडी थी, उनको रिलीजियस ओसीडी थी इसलिए हो गया, यहाँ पर तो ये मेंशन कर रखा है इससे रिलीजियस थॉट कम हो सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन होता है कि क्या ये सभी ओसीडी, प्योर ओसीडी, सेक्सुअल ओसीडी, कंटामिनेशन ओसीडी, सभी ओसीडी में काम आता है या नहीं? यस, सभी ओसीडी के लिए काम आता है। एक्चुअली मेडिसिन का वर्क ही होता है सारी वहम वाली बीमारियों को, इलॉजिकल बीमारी को ठीक करता है। तो प्योर ओ या नॉर्मल ओसीडी हो, सारी वहम वाली बीमारी है। तो स्टैंडिंग मेडिसिन से सारी ओसीडी ठीक हो सकती है। जी। तो अब हम क्वेश्चन आंसर के लिए कुछ देर में अभी ओपन करेंगे, तो प्लीज़ अपने हुँ। आप क्वेश्चन इसमें मैसेज सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। तो विशाल जी, मैं जानना चाहता हूँ कि जो आपने बताया कि ये तो हो गया कि स्टैंडिंग पोजीशन में हम अपने थॉट्स को आने दे रहे हैं, जाने दे रहे हैं और इससे काफ़ी हुँ। राहत मिलती है। ये चीज़ हुँ। दीक्षा जी ने भी बताई थी, ये चीज़ फैज़ आलम जी ने भी बताई थी कि उन्हें भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा मिला था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि योगा और मेडिटेशन ये 2 चीज़ अलग-अलग है, तो इसके लिए कोई योगा भी है जो वो कोई इंसान कर सकता है? योगा पोस्चर्स या ऐसा कुछ? इसमें ये कहना चाहता हूँ कि योगा कैसे हेल्प करता है। अगर आप योगा आसन भी करते हो, इससे 50% ओसीडी ठीक हो सकती है। लेकिन उसमें भी ये है कि कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं 2 दिन किया, 4 दिन छोड़ दिया। अब योगा कैसे असर करता है? लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ये हमारी ओसीडी क्यों होती है? सेरोटोनिन कम हो जाता है तो डॉक्टर्स की दवाई देता है। हैप्पी हार्मोन्स, एंडोर्फिन ये सारी चीज़ें कम होने लगते हैं। तो कभी लोग ये नहीं सोचते, मुझे समझ नहीं आता कि ये नेचुरल तरीके से भी इंक्रीज़ हो सकते हैं। ज़रूरी दवाइयाँ खा के ही इंक्रीज़ हो सेरोटोनिन, एंडोर्फिन ये जितने भी हैप्पी हार्मोन सबसे ज़्यादा किससे इंक्रीज़ होते हैं? फिज़िकल वर्कआउट से। आप कभी जिम मार के एक्सरसाइज करके आओ, देखना आपका 1 घंटा हैप्पी माइंड रहेगा। अगर आप डेली कम से कम योगा करते हैं, तो आपकी 50% ओसीडी का इम्पैक्ट वैसे ही कम हो जाएगा, गारंटी के साथ कर सकता हूँ। और ये नहीं कि सिर्फ़ काम चलाओ योगा करके आ जाओ, 2-3 आसन हाथ-पैर टच करो, ये प्रॉपर तरीके से योगा आना चाहिए, ट्रेनर के अंडर, थोड़ा हार्ड तरीके से। और योगा के आसन मैं कौन से बोलूँगा, वैसे तो सारे योगा के आसन करें, अपनी-अपनी तरीके से करते हैं। तो मैं हल आसन को बहुत इम्पोर्टेंस देता हूँ, क्योंकि हल आसन क्या होता है, खून का बहाव काफ़ी हमारे सिर की तरफ चला जाता है। इंटरनेट में सर्च कर सकते हैं, बहुत कॉमन आसन है हल आसन। और चक्रासन काफ़ी अच्छा है, ये स्पाइन के लिए काफ़ी अच्छा है। तो स्पाइन से क्या हमारी सारी नाड़ियाँ खुल जाती है, तो शरीर में क्या होता है, एनर्जी का प्रवाह बहुत अच्छे से होने लगता है। क्योंकि ओसीडी बॉडी कहते हैं लार्चिक हो जाती है, शरीर मुँह शक्ल थकी होती है, कुछ काम करने का मन नहीं करता। तो चक्रासन, हल आसन और मैं हेडस्टैंड बहुत करता था उस समय, 10-10 मिनट करता था। तो ये तीनों आसन मैं सजेस्ट करूँगा करने के लिए। इसकी प्रैक्टिस करें, अगर स्टार्टिंग में नहीं भी होता, आपको 15-20 दिन लगेंगे। आप करते तो आराम से कर सकते हैं सारे आसन। बाकी नहीं होते तो सूर्य नमस्कार सबसे बेस्ट है। अगर आप वही कम से कम 20 या 30 डेली करें, उससे बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा आपको। जी। ये मैंने अपना एक एक्सपीरियंस से बताया, 3 आसन सबसे बेस्ट है ये। जी, तो एक और चीज़ हम आपके एक्सपीरियंस से ये जानना चाहते हैं कि जब आपने स्टार्ट किया होगा, जब आपने हुँ। सोचा होगा कि हाँ भाई मैं अपनी ओसीडी को क्योर करता हूँ, तो कहीं से आपको पता चला होगा कि ये चीज़ें मैं करता हूँ, ये आपने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी होंगी। तो मैं कुछ चीज़ें ये जानना चाहता हूँ कि क्या चीज़ें ऐसी थी जो आप पर बिल्कुल भी काम नहीं करी और जो आप समझते हैं कि वो एक मिथ है सिर्फ? एक्चुअली क्या होता है कि जो भी ये मेडिटेशन मैंने करी है, ये एक्चुअली अपने से खुद से इन्वेंट की एक तरीके से। अगर मैं कहूँगा मुझे कोई चीज़ काम नहीं करी, तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। हर चीज़ ने मुझे एक चीज़ सिखाया उस समय। अगर वो हुँ, चीज़ काम नहीं करी, तो क्या चीज़ काम करी, तो वो भी मुझे इस तरीके से सिखाया। तो हर चीज़ एक वैल्यू मैं दूँगा इस चीज़ को। अगर नेगेटिव भी है, तो उससे मुझे सीखने को मिला है कि हाँ, ये चीज़ काम नहीं करता, आगे
मैं किसी को ये चीज़ सजेस्ट नहीं करूँगा। वैसे अगर बोलूँ तो हर चीज़ में काम दिया एक तरीके से। यहाँ पे कहना चाहता हूँ, मुझे लोगों को सुनने बहुत अजीब सा लगेगा, हर चीज़ ने मुझे कैसे सपोर्ट किया, पॉजिटिविटी क्यों दी। यहाँ पे भगवान को मैं बहुत मानता था बचपन से। अगर मेरी ओसीडी की शुरुआत हुई तो मेडिटेशन को भी मैं पूरा क्रेडिट नहीं दूँगा मैं। तो यहाँ देना चाहता हूँ भगवद गीता को। जब मैंने पहली बार 12th क्लास में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, उसमें मन करता सुसाइड कर लूँ मैं बिल्कुल, तो मेरे मंदिर में भगवद गीता पढ़ी हुई थी। मैंने भगवद गीता पढ़ना स्टार्ट की, तो वहाँ से मेरी एक तरीके से जर्नी स्टार्ट हुई भगवद गीता। जहाँ से मुझे भगवान पे विश्वास बहुत पक्का हुआ और मेरी एग्जिस्टेंशियल मुझे क्राइसिस बहुत होता था, मैं लाइफ में जी क्यों रहा हूँ, सब झूठे तो नहीं है, सच में पैदा हुआ भी हूँ कि नहीं, मरने के बाद क्या होगा। तो भगवद गीता ने मेरे सारे आंसर के धीरे धीरे आंसर देना शुरू कर दिया, एक स्टेबिलिटी आई माइंड में। वहाँ से मेरे रास्ते धीरे धीरे मेडिटेशन की ओर खुलने लगे। तो अगर मैं यही कहना चाहता हूँ कि कुछ नहीं करना तो मेडिटेशन में पीस, रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 दिन 3 दिन करके छोड़े मत, इससे आप मेडिटेशन का नाम और काफ़ी ख़राब होता है लोगों में। लोग कहते हैं मैंने मेडिटेशन की, देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन लोग ये नहीं बताते कि मैंने सिर्फ 10 दिन की। तो बीच में छोड़े मत, ये मैं कहना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए आपको। जी, इसी क्वेश्चन से इसी आपके इस आंसर से एक क्वेश्चन है कि आपने जब ये स्टार्ट किया होगा तो आपको भी आलस आता होगा इनिशियल स्टेज में किसी ना किसी टाइम पे कि यार चला आज छोड़ देता हूँ। वो मोटिवेशन आप रोज अपने अंदर कहाँ से लेकर आते थे, और आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे दूसरे लोगों को जो ये वीडियो देख रहे हैं कि वो अपने अंदर वो डेली, वो सुबह उठकर या दिन में या किसी भी टाइम, किसी भी एक टाइम पे वो अपनी जो मेडिटेशन है, योगा को कंटिन्यू करने के लिए अपने अंदर मोटिवेशन कहाँ से लाएं, अपने आप को कैसे संभालें इस चीज के लिए? यहाँ पे कहना सच बोलूँगा तो जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट की थी तो मैं भी 10-15 दिन करता था, महीना करता था, छोड़ देता था। ये सबके साथ होता है, उसमें माइंड मुझे वीक होता है, माइंड नहीं करने देता, कोई ना कोई बहाने ले ही आता, चलो सो जाते हैं यार, कोई काम करता है, मैं थक गया हूँ, ये सारी चीज़ें। लेकिन मैंने मेडिटेशन की कुछ चेंज अपने अंदर पाया, मेरे अंदर स्टेबिलिटी आने लगी, लेकिन अप्स एंड डाउन होने लगे, कभी बहुत ज़्यादा खुश, कभी बहुत ज़्यादा दुखी। मैंने सोचा था मैं दुखी तो हमेशा से रहता था, लेकिन खुशी आ रही है, इसमें कुछ नयापन हो रहा है। अगर ऐसा नहीं हो सकता कि खुशी हमेशा रहे मेरी लाइफ में, फिर मैंने मेडिटेशन स्टार्ट की, फिर मैंने छोड़ दी। 2-3 बार ऐसा हुआ, लेकिन इससे पक गया था यार, अब मुझे स्टेबल होना है किसी तरह। ये अप्स एंड डाउन से बहुत थक रहा हूँ, मतलब इससे मेरे काम में बहुत ज़्यादा असर आने लगा था। मेरे क्लाइंटेज में काफ़ी कहते हैं तुम काफ़ी दुखी होते हो, काफ़ी इरिटेट लगते हो, फ्रस्ट्रेटेड लगते हो, मैं अंदर से ऐसा नहीं फील कर रहा हूँ, लेकिन जब भी रिप्रेजेंट हो रहा हूँ मेरे अंदर काफ़ी नेगेटिव सोच दिन भर चलती रहती थी, डर की और ओसीडी वाली। तो यहाँ पे मुझे अभी भी याद है, एक दिन था जन्माष्टमी का दिन, उस दिन मैंने ठाना कि मैं अब मेडिटेशन नहीं छोड़ूंगा, और मेरे मन में एकदम से एक ख्याल है मैं 2 साल तक रेगुलर करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और उस समय मैं नॉनवेज भी बहुत खाता था, क्योंकि मैं पंजाबी फैमिली से, मेरे घर में डेली नॉनवेज बनता था। मैंने पहली बार 2 साल के बिल्कुल नॉनवेज छोड़ दिया था। मेरी मम्मी ने कहा नॉनवेज क्यों छोड़ दिया, पागल हो गया क्या, ये क्या साधु महाराज वाली हरकत करने लग गया। मेरी मम्मी मुझे जिद ना करो, मैंने नहीं खाना। उसके बाद मैंने कोई, अगर बोलूँ तो कोई सेक्सुअल एक्टिविटी बिल्कुल बंद कर दी थी 2 साल के लिए, बिल्कुल कुछ भी नहीं। और 2 साल तक मैंने फिर रेगुलर मेडिटेशन करी। और कभी कभी ऐसा मुझे पार्टीज में जाना पड़ता था, मम्मी अगर शादी हो गई या किसी गेस्ट के घर में कुछ भी, या ट्रेन में या प्लेन में, तो इतना ज़्यादा मैं बाथरूम में जाके करता था 10 मिनट, लेकिन एक दिन भी मेडिटेशन मैंने नहीं छोड़ी, और उसका क्रेडिट मुझे मिला। और हाँ, ये भी बताना चाहता हूँ, 2 साल तक मुझे लग रहा था मैं परमानेंट ठीक नहीं हो सकता, एक विश्वास था। लेकिन मैं हर वीडियो में हरे कृष्णा का नाम लेता हूँ, क्योंकि सारा क्रेडिट मैं उन्हीं को देना चाहता हूँ। है थोड़ा मैजेस्टिक चीज़, लेकिन कहीं ना कहीं मैं विश्वास करता हूँ बहुत ज़्यादा, गॉड बिलीव मैं बहुत करता हूँ। तो मुझे बिलीव था कि मैं करूँगा ही करूँगा, छोड़ूंगा नहीं, चाहे मुझे रिजल्ट मिले या ना मिले। और 2 साल बाद धीरे धीरे रिजल्ट मुझे मिलने लगा, और मैं अपने को काफ़ी लकी समझता हूँ कि मैं ठीक हुआ, काफ़ी लोगों में ठीक भी कर पा रहा हूँ। एक बहुत बड़ा, मैं इस चीज़ को एक गिफ्ट मानता हूँ, गॉड गिफ्ट। ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है कि आप खुद से भी ठीक हुए हैं और स्टिल आप लोगों को ठीक करने लग रहे हैं, उस चीज़ में बहुत बड़ी चीज़ है। और जितने भी ओसीडी फाइटर्स हैं इस चीज़ के लिए बड़े थैंकफुल हैं आपके लिए। और जितने ओसीडी फाइटर्स को मैं ये बताना चाहूँगा कि भागवत गीता का, जैसे मिस्टर विशाल पावा जी ने बताया कि भागवत गीता का मेरी लाइफ पर भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। जो मैं आज ये कर रहा हूँ, जो मैं आज ये ओसीडी का सेशन ऑर्गेनाइज करवा रहा हूँ, जो हमने कम्युनिटी स्टार्ट करी, तो भागवत गीता का इस चीज में एक बहुत बड़ा रोल था। और मैं रिकमेंड करूंगा कि जितने भी लोग हैं एक बार उसे जरूर पढ़ें। वो एक रिलीजियस बुक नहीं है, वो आपकी लाइफ के सभी क्वेश्चंस के आंसर देने की एक बुक है, जो आप ढूंढते रहते हैं, जिन क्वेश्चन से आप डरते हैं, जिन एक्सपीरियंसेस को आने से आप डरते हैं, तो वो उसमें ऑलरेडी सब बता रखा है। तो आप प्लीज जरूर पढ़िए, कोई भी लाइफ प्रॉब्लम होती है तो बहुत हेल्प मिलती है उसमें।
तो अब हम ये Q&A स्टार्ट कर देते हैं। जो जितने भी लोग हैं, काफ़ी लोगों ने अपने क्वेश्चंस ऑलरेडी इसमें पूछ लिए हैं, तो और बाकी जितने भी लोग हैं अपने मैसेज में, चैट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। मैं एक एक करके अभी क्वेश्चंस को स्टार्ट करता हूँ पूछना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर, कैन वी बी 100% फ्री फॉर लाइफ टाइम वाया योगा एंड मेडिटेशन? As lots of people say, it can be cured, it can be controlled only. यस 100% बिल्कुल ठीक हो सकते हैं मेडिटेशन से, लेकिन अगर प्रॉपर गाइडेंस से किया जाए तभी। इसमें स्ट्रिक्ट रूल बहुत ज़्यादा है, ये मैं वर्ड दोबारा कहना चाहता हूँ, स्ट्रिक्ट होना बहुत ज़रूरी है इसमें। जी, तो ध्रुव जी, इसमें आपको स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, आपको डेली अपनी मेडिटेशन योगा करनी पड़ेगी, चाहे आपका मन करे चाहे नहीं करे। जैसे कि विशाल जी ने बताया कि 90 दिन आपको एटलीस्ट बनेंगे वो हैबिट बनाने में, तो और उसके बाद आप इस चीज़ से जरूर बाहर निकल सकते हैं। हमारे विशेष भी आपके साथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर बस मैं सोचता रहता हूँ कि ऐसा करूँ वैसा करूँ, फिर मैं पेपर में लिखता हूँ सारे काम, सबका टाइम टेबल बनाता हूँ, सब काम पर कुछ कर नहीं पाता। इसमें कहना चाहता हूँ ये चीज़ें किसी को काम इसलिए नहीं करती कि आपका ओसीडी मन जो होता है ना, माइंड आपके खिलाफ काम करता है एक तरीके से। ऐसा लगता है कि इंसान अंदर ही बैठा हुआ और आपको कुछ करने नहीं देगा, उल्टा करेगा। तो कोई अगर प्लान बना भी लेते हो तो शायद हो भी जाए, लेकिन ज़्यादातर प्लान कोई भी सक्सेस नहीं होगा ओसीडी के। प्रॉब्लम जब होगी आपको, क्योंकि माइंड आपके खिलाफ काम करता है उसमें। तो उस चीज़ से जो सोचोगे उसका उल्टा ही होगा। उस चीज़ का यही है कि उस समय कुछ नहीं कर सकते। अब जैसे आग लगती है तो जरूरी नहीं पानी उसी समय लेने जाओ, पानी पहले ही भर के रखना होता है। तो अपनी सुबह की मेडिटेशन पहले ही निपटा दो। जब मेडिटेशन करते हो उसका कम से कम 4-5 घंटे असर रहता है, फिर आपका माइंड में कुछ घंटे तक कंट्रोल रहता है, फिर आपकी मन आपके हिसाब से काम करता है। जैसे कहा भी कि माइंड को तरीके से पागल घोड़े की तरह कहा गया, लगाम आपके हाथ में, अगर लगाम नहीं लेने तो घोड़ा आपको गिरा देगा, अगर लगाम आपके हाथ में तो घोड़ा आपको कहीं भी ले जा सकता है। तो माइंड की लगाम के लिए आपको मेडिटेशन सबसे करना जरूरी है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर, अश्वगंधा कौन सी कंपनी की लेनी चाहिए और एंड इसे किस टाइम खाना चाहिए? अश्वगंधा किसी भी कंपनी का ले सकते हो। आयुर्वेदिक चीज, इसमें कोई ज्यादा मिलावट ऐसा कुछ नहीं होता और बहुत रेट भी कम होते हैं। 100 रुपये में आराम से 50-60 कैप्सूल मिल जाते हैं। लेकिन पर्सनली मैं हिमालय का यूज करता था। हिमालय ब्रांड आता है, काफी फेमस ब्रांड है, तो उसका लेता था मैं। और किस टाइम लेना चाहिए इसे? आप सुबह और रात को खाना खाने के बाद। अब गर्ल्स को मैं कहना चाहता हूँ, कभी कुछ गर्ल्स को गर्म चीज़ें सूट नहीं करती तो वो डोसेज 1 रख सकते हैं। और कभी कभी बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे गर्ल्स के भी आते हैं मामले कि वो उनको सूट नहीं करता, क्योंकि गर्म चीज़ें कभी कभी नहीं सूट करती, तो वो अश्वगंधा लेने की ज़रूरत नहीं है, उसे मेडिटेशन इनसे ही ठीक हो जाएंगे। जी, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेडिटेशन का बेस्ट टाइम क्या है? बेस्ट टाइम जैसे बताया है कि ओसीडी वालों के लिए किसी टाइम भी करो, बस कर लो सोने से पहले। अगर साइंटिफिक रीजन पूछना चाहते हो तो सुबह मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त जब सूरज उगता है, और शाम को संध्या जब सूरज डूबता है, सुबह और शाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई हैव फियर लाइक इलनेस, मेन हार्ट अटैक एंड बॉडी में कहीं भी पेन हो तो लगता है कोई बीमारी है, बट मैं प्रॉब्लम हार्ट अटैक वाली है, बट मेन प्रॉब्लम हार्ट अटैक वाली है। मतलब इनका कहने का क्वेश्चन ये है कि इन्हें लगता है कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा अगर इनको कहीं पर भी पेन होता है, तो इन्हें ऐसे लगने लगता है कि इन्हें कोई हार्ट अटैक आ जाएगा, इस तरह की कोई इलनेस हो जाएगी इनको। देखो, इसका नाम एक प्रॉपर दे रखा है, हाइपोकॉन्ड्रिया। इसमें क्या होता है, मेंटल इलनेस का लोगों को डर रहता है और शारीरिक प्रॉब्लम का डर रहता है। लोगों को इतना ये ओसीडी तंग करता है, कभी कभी राह चलते हैं ना, किसी को लंगड़े इंसान को देख लेते हैं, उनसे एंजाइटी शुरू हो जाती है, उनको लगता है मेरे साथ ना हो जाए। किसी अंधे इंसान को देख लेते हैं, उनसे एंजाइटी शुरू हो जाती है लोगों को, क्योंकि फियर रहता है कि वो बीमारी उनको ना हो जाए। तो ये भी एक तरीके की ओसीडी है, एक ऑब्सेशन है। मन में आपको डर होता है कि आपको कैंसर ना हो जाए, हार्ट अटैक ना हो जाए, या आप मेंटली पागल ना हो जाओ। तो ये भी उस तरीके की ओसीडी है। फिर कंपल्शन क्या होता है, आप भगवान को जो हाथ जोड़ के माफी मांगते हो कि प्लीज मुझे माफ कर देना, ये सारी चीजें है एक ये भी ओसीडी, और ये भी स्टैंडिंग मेडिटेशन से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर आई ट्राई टू ओवरकम वन थॉट बट सेकंड थॉट स्टार्ट डिस्टर्बिंग मी, इट्स बीइंग लॉन्ग टाइम, आई नीड हेल्प टू ओवरकम इट।
और ये बहुत सारे लोगों के साथ है कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि मेरा एक थॉट को मैं ट्राई करती हूँ या करता हूँ ओवरकम करने के लिए, उसको भूलने के लिए या उसको लेट गो करने के लिए, इतनी देर में कोई नया थॉट आ जाता है और ये चैन ऐसे बनी रहती है, तो इससे कैसे बचें? पहले तो बताना चाहता हूँ ओसीडी की लॉजिकल बीमारी नहीं है। अब एक थॉट को ठीक कर भी दोगे फिर दूसरा आ जाएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये कभी बंद नहीं होने वाला। तो सिर्फ एक चीज पे ही काम करना है। अभी मैं बहुत से आपको सोल्यूशन दे भी दूँ ये सारी चीजें, लेकिन आप उस समय कर ही नहीं पाओगे। जब इंसान डरा होता है ना, एंजाइटी में होता है, तो उसका इंटेलिजेंस काफी डाउन हो जाती है। उसको मेरी बात को याद ही नहीं रहनी उस समय कि मैंने क्या बोला, तो उस समय क्या करना चाहिए। तो सिर्फ एक चीज में फोकस करें। अब सिर्फ स्टैंडिंग मेडिटेशन करेंगे तो सारी चीजें अपने आप ही इम्पैक्ट दिखना शुरू होगा। अब 21 दिन भी करके देखिए, 21 दिन में आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। इतनी ज्यादा मैं गारंटी से इस चीज को कह सकता हूँ जी। क्योंकि मैं ओसीडी से निकला, मैं भी बस सोचता था कि अगली बार कोई थॉट आएगा तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उस समय बस नहीं चलता हमारा, हम सब भूल भाल जाते हैं उसमें, इतने ज्यादा उस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। वो थॉट जरा एक बार आते ही रहते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर ही है। द मोमेंट ओसीडी अटैक्स यू, हाउ कैन यू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ टू कीप योर माइंड अवे फ्रॉम ओसीडी? अटैक किस चीज का मतलब? जब ओसीडी अटैक करता है, जब मान लो कि थॉट्स आने लगते हैं, जैसे अभी आपने बताया, सिमिलर ही क्वेश्चन है ये भी, कि जैसे ही ओसीडी आपको अटैक करने लगता है कि कोई थॉट्स आने लग गए हैं, तो आप उस टाइम पे अपने माइंड को कैसे डिस्ट्रैक्ट करेंगे? उसमें अगर मैं जो करता था, उसमें मैं क्या करता था कि अपने बेड पे जाके लेट जाता था। बिल्कुल मेरा कोई एनर्जी नहीं रहती थी, आंखें बंद करके मैं सोने की कोशिश करता था। एक स्लीपिंग सबसे बड़ा एस्केप माना जाता था कि चलो मैं सो जाऊंगा, भूल जाऊंगा, लेकिन सोने का फिर वो थॉट्स आने लगते थे। तो यहाँ पे भी सोल्यूशन, सब मुझसे पूछेंगे कितने हजार ट्रिक बता दूंगा ना, कोई काम नहीं करने वाली, सिर्फ एक हफ्ते तक काम करेगी। मैं सारी ट्रिक अपना के देख चुका हूँ। तो यहाँ पे भी सिर्फ स्टैंडिंग मेडिटेशन करें, वो सारी प्रॉब्लम भी आपकी उसी समय सॉल्व हो जाएगी। उस समय आप कुछ नहीं कर सकते ओसीडी जब अटैक आता है उस समय थॉट्स का। जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर आई हैव होमोसेक्सुअल ओसीडी। मैंने अपने चलने को लेके कुछ ज़्यादा ही कॉन्शियस रहता हूँ। चलते टाइम थोड़ा डर लगता है और बॉडी कांपती है। व्हाट टू डू? होमोसेक्सुअल ओसीडी में बताना चाहता हूँ, मुझे भी काफ़ी हो गई थी और मुझे लगता है कि मैं बॉयज़ की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हो रहा हूँ एक तरीके से। मुझे लगता है मैं काफ़ी गे ना बन गया हूँ ये सारी चीज़ें। और मुझे ये तो उनको बॉडी की बात कर रहे हैं, मुझे काफ़ी इमेजेस आते थे बॉयज़ के, सब गंदी चीज़ें, और मैं बहुत घिन आती थी। तो कंटैमिनेशन ओसीडी, ऊपर से ये सारी इमेजेस बहुत ज़्यादा मुझे इरिटेट करती थी। मैं किसी को बॉयज़ को देता रहता तो मेरा मन स्कैन करके उसकी न्यूड बॉडी को देख रहा है। इसने मुझे एक तरीके से बहुत ज़्यादा परेशान किया था। मेरे सारे लॉजिक फेल होते थे कि मैं स्ट्रेट हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी नहीं है, लेकिन मन कुछ नहीं समझता था। और यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज की जो बातें होती है, वो थोड़ा लोगों में ऐसा आता, लोग हाथ वाथ चलने लगते हैं यहाँ पे चीज़ों में, और चाल में भी थोड़ा चीज़ें में आने लगता है। अभी कुछ दिन पहले ना कुछ केसेस ऐसे आ रहे थे कि होमोसेक्सुअल के आ रहे थे। बाद में जब मैंने उनकी काउंसलिंग की 1-2 घंटे करने के बाद में चला कि सच में ही बायसेक्सुअल ही निकले और होमोसेक्सुअल ही निकले। तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि माँ बाप क्या सोचेंगे। तो यहाँ पे 50% चांसेस यस होते कि आप सच में होमोसेक्सुअल हो भी, तो जरूरी नहीं सिर्फ ओसीडी का ही असर हो। तो यहाँ पे एक डॉक्टर के पास जाके अपना इस चीज़ को चेकअप करा सकते हैं। एक पहले श्योरिटी हो जाएगा सच में होमोसेक्सुअल हो या नहीं। क्योंकि काफ़ी केसेस निकले हैं, मैं खुद हैरान था ये क्या हो गया आखिरी में जाके। तो बॉयज़ ने खुद बोला कि हाँ मुझे बॉयज़ को देखकर काफ़ी अट्रैक्शन होती है। तो उन्होंने एक्सेप्ट क्यों नहीं करते, तुम होमोसेक्सुअल ही हो फिर, यार वो कहते हैं गर्ल्स में भी होते हैं, बायसेक्सुअल हो इसमें। तो ये चीज़ों में होता है। तो बाकी कोई हाथों में बॉडी लैंग्वेज हो रहा तो कहीं ना कहीं चांसेस काफ़ी कि वो होमोसेक्सुअल सच में हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर एक अच्छे रिलेशनशिप में ऑपोजिट सेक्स के साथ आने में ओसीडी में हेल्पफुल होता है या नहीं होता? कोई अच्छा रिलेशनशिप आपकी लाइफ में कोई पार्टनर अगर आ रहा है तो ओसीडी में हेल्पफुल होता है नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिकली बोलो बहुत कम चांसेस होते हैं। अगर लक काम करता है कि 90% तो नहीं करता, लोग पार्टनर आपको छोड़ के भाग जाता है क्योंकि अब हर चीज़ में घबराने लगते हो, कांपने लगते हो, तो बंदा समझ जाता कि कुछ गड़बड़ है इसके अंदर। क्योंकि मेरा भी ब्रेकअप पहले एक ऐसे भी हो गया था, जब उसमें थोड़ा सा स्टड बन रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी जो एंजाइटी थी ओसीडी सामने आई जाती थी हफ्ते 2 हफ्ते बाद। उसको पता चल जाता कहीं ना मेंटली वीक है थोड़ा सा,
मैं कांपने लगता था, भाग जाता था, कुछ भी काम होता था। मुझे भी याद है मेरा एक डांस कॉम्पिटिशन था और मैं उसमें जा नहीं पाया घबरा के मारे। उसमें मैंने ज्वाइन तो कर लिया उस लड़की के चक्कर में, लेकिन बाद में मैं उसमें जाने इतना ज़्यादा, मैं 2 महीने तक कॉलेज नहीं गया था, उसको फेस नहीं कर पाया। मुझे मानते प्रॉब्लम मेरी वजह से, वो मैं काफ़ी घबरा से गया था, पैनिक अटैक्स आ गया था मुझे। तो फ़ायदा तो नहीं होता, लेकिन कभी कभी ओसीडी इंक्रीज जरूर हो सकती है इससे। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, शायद उसका उल्टा भी हो जाए कि चांसेस इंक्रीज होने के ज़्यादा होते हैं। एक काफ़ी अवेयरनेस आपकी इंक्रीज हो जाती है, मुझे सही बन के रहना है, सही बन के रहना है, इसको पता ना चल जाए, इसको पता ना चल जाए। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओशो डायनामिक मेडिटेशन विल इट हेल्प? क्या ओशो डायनामिक मेडिटेशन हेल्प करती है ओसीडी को ठीक करने में? इसमें कहता हूँ कि मैं ओशो का खुद बहुत बड़ा फैन हूँ, और मैं एक बात को फिर से कहना चाहता हूँ, सारी मेडिटेशन कुछ भी करते हो, विपासना, आनापान, आर्ट ऑफ लिविंग, सब हेल्प करेगी, लेकिन कंसिस्टेंसी बस इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी चीज़ करो, लेकिन 6 महीने तो उसको रेगुलर करो, तभी उसका रिजल्ट आएगा। और स्टैंडिंग ओवेशन इसलिए सजेस्ट करता हूँ, वो ईजी है, समझाना आसान है ओसीडी वाले इंसान को। तो अगर ओशो वाली तो यस हेल्प करेगी उसमें जी, लेकिन 6 मंथ रेगुलर करना पड़ेगा। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, मैं जब प्रे करता हूँ तो बहुत ज़्यादा मुझे रिलीजियस थॉट्स आने लग जाते हैं, तो इसके लिए कोई क्विक सॉल्यूशन उसी टाइम के लिए अगर है तो? यहाँ पे रिलीजियस ओसीडी के मुझे ही बहुत ज़्यादा थी। इसमें मैंने पूरा अपने एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। जब मुझे थी तो बहुत ज़्यादा रिलीजियस ओसीडी का काफ़ी होता था। एग्जाम्पल बताता हूँ, मुझे भगवान की काफ़ी न्यूड इमेजेस आते थे, बहुत ज़्यादा। मैं 10 बार ऐसे प्रणाम करता, भगवान मुझे माफ़ कर दो, मुझे भगवान को माफ़ कर दो, भगवान मुझे माफ़ कर दो, ऐसे मुझे कंपल्शन करना पड़ता था। स्कूल जाने से पहले मेरे मम्मी पापा ने क्या किया था, मंदिर में खूब सारी मूर्तियाँ रखी थी, जहाँ भी फोटो मिलती थी लगा देते थे। कम से कम 20-25 मूर्तियाँ, कृष्ण भगवान की 3-4 मूर्तियाँ होती थी, सबके पैर छू छू के करना पड़ता था। कभी भूल भी जाता था, इनके पैर छूना भूल गया, फिर से छूना पड़ता था। ये कंपल्शन मुझे बहुत रिलीजियस में होता था। और एब्यूजिव भी आ जाते थे कि भगवान मैं पूजा कर रहा हूँ, भगवान क्या है, कुत्ता कमीना, हरे कृष्ण, ऐसे ये क्या मन में बोल रहा है। और जितना रोकने की कोशिश करूँ उतना ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होती थी। अब जब मैं काउंसलिंग करता हूँ तो सारी प्रॉब्लम ये सारी सेम ही निकलती है। अब इसमें क्या था, मैंने चीज़ें देखी कि भगवान की हमारी एजुकेशन में बहुत दिक्कत है, हमें भगवान के बारे में अच्छे से समझाया नहीं गया, भगवान को डर की तरह बता दिया है कि भगवान कुछ बुरा कर देंगे। असली में क्या कि भगवान एक दोस्त की तरह समझो। अगर तुम भगवान से डरने लग जाओगे तो दुख में और स्ट्रेस में जाओगे कहाँ पे? आखिर में तो भगवान ही काम आते हैं ना। ये सब एजुकेशन और बिलीफ सिस्टम का सब गड़बड़ है। तो इसके ऊपर मैं एक स्पेशली वीडियो बनाऊंगा, गॉड के ऊपर, रिलीजियस ओसीडी कैसे ठीक किया है। अगर एक चीज को आप समझ जाएं तो आपकी ओसीडी बहुत जल्दी, रिलीजियस ओसीडी बहुत जल्दी ठीक करना आसान होता है एक तरीके से, अगर सही तरीके से करें। लेकिन उसमें जो मैंने किया उसमें ये हुआ था कि मैंने 6 महीने के लिए भगवान को पूजना सब बंद कर दिया था। मैंने मंदिर जाना बिल्कुल बंद कर दिया, भगवान को जय करना बिल्कुल बंद कर दिया, भगवान का नाम लेना बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया। मैं नास्तिक नहीं हुआ था, लेकिन मुझे मालूम है करता है तब भी कुछ गलत सोच आती है। तो एक ये ख्याल आया और मैंने 6 महीने बिल्कुल बंद किए, इससे रिलीजियस ओसीडी बिल्कुल बंद हो गई। तो 6 महीने के लिए कम से कम मंदिर, गुरुद्वारे, पूजा पाठ करना बिल्कुल बंद कर दो। इससे हिम्मत होना भगवान आपसे नाराज हो जाएंगे। भगवान को सब समझते हैं, बिना बताया भी उनको आपको अच्छे से डील कर सकते हैं, लेकिन उनको मालूम है प्रॉब्लम के लिए कर रहे हो। जैसे डायबिटीज में होता है ना, मीठा खाना मना है, मीठी कोई बुरी चीज नहीं है खाना, लेकिन उस समय ट्रीटमेंट के दौरान मीठा आपको नुकसान कर सकता है। तो पूजा पाठ बिल्कुल बंद करो। ज्यादा भगवान को तो सुबह उठ के बस हाथ जोड़ के भगवान को आई लव यू जो भी है फ्रेंड की तरह बोल सकते हो। तो ये मैं करता था, इससे मुझे 100% रिलीजियस से बहुत जल्दी बाहर आ गया था। लेकिन जब मंदिर जाओगे, पूजा करोगे, आपके कंपल्शन इंक्रीज होने लगेंगे। तो 6 महीने आपको बंद करना ही पड़ेगा। और जिस मैंने स्टूडेंट को ये बताया टेक्निक, सब में ये काम किया, 100% काम किया रिलीजियस ओसीडी में। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, मुझे एग्जिस्टेंशियल ओसीडी है और मैंने भागवत गीता महाभारत के थ्रू देखी और मेरी एग्जिस्टेंशियल ओसीडी भी उसी से शुरू हुई थी। तो मुझे भागवत गीता पढ़ने से डर लगता है, क्या ये मेरी एग्जिस्टेंशियल ओसीडी और ना बने? इसमें यह है कि पहले सजेस्ट ये करूंगा उस समय ना पढ़े भगवत गीता, पहले अपनी ओसीडी को ठीक करें। तो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा डिपेंड करता है वो कितने किस इंटरेस्ट से पढ़ रहा है और क्या पढ़ते हो क्या समझ रहा है। क्योंकि जो मैं पढ़ूंगा मुझे कुछ और समझ में आएगा, आप कुछ पढ़ोगे तो आपको कुछ और समझ में आएगा। तो यहाँ पे कि भगवत गीता ना पढ़े, इंक्रीज होगी डिक्रीज उससे कोई मतलब नहीं है अभी आपका, अभी उसको ना छेड़े इस समय अगर आपको एग्जिस्टेंशियल है तो। नेक्स्ट किसी ने लिखा है, हरे कृष्णा, आई फॉलो विशाल सर एंड आई हैव वेरी गुड रिजल्ट थैंक्स टू विशाल सर।
माय प्लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, मैं जब भी रोड से घर आता हूँ पैर हाथ धोने पड़ते हैं, किसी दूसरे के बेड में मैं जाता नहीं हूँ, सोचता हूँ क्या किया होगा उसने बेड पे। मुझे हमेशा घर के हमेशा घर के इनसाइड भी स्लीपर यूज करना पड़ता है ताकि बेड गंदा ना हो। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है, एक तो उनको कंटेमिनेशन भी हो सकती है। यहाँ पे होता है कि कभी कोई मेहमान भी आते हैं, किसी टेबल को छू भी देते हैं ना, वो छूते ही नहीं है, उनको लगता है अनहाइजीनिक होगा। या बाथरूम में जाते हो, नल को भी पहले मैं करता था, मेरे मेहमान आते थे घर में, क्या होता था कोई खाना खा के हाथ धोने आते थे तो नल तो यूज़ करते थे, एक मुझे हो जाता था कि अब नल को मैं यूज़ करूँ मेरी भी कुछ गंदगी हो जाएगी, पहले मैं नल को साबुन से धोता था और फिर अपने हाथ धोता था। तो उनको ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है, हाइपोकॉन्ड्रिया हो सकता है, उनको बीमारी का डर रहता होगा कि कोई बीमार इंसान आ गया उससे कुछ छूत की बीमारी ना हो जाए, ये सारी चीज़ें। तो ये कंपल्शन उस समय ज़्यादा होता है, कंटेमिनेशन और हाइपोकॉन्ड्रिया में ज़्यादा होता है लोगों को। जी। नेक्स्ट है, मन में सॉन्ग चलते हैं, अपने आप बात करता है मन। सॉन्ग चलते हैं, ये ओसीडी का पार्ट कह सकते हैं, एक तरीके से ईयर बॉम्ब होता है इसे। ये हमारे मन में दिन भर गाने चलते रहते हैं, स्टक हो जाता है, 3-4 लाइनें स्टक हो जाती है, दिन भर चलती रहती है। हमें कितनी नींद लेनी चाहिए? क्या लेनी चाहिए? कितनी नींद लेनी चाहिए? स्लीप। नींद देखो डिपेंड करता है, 6 से 7 घंटे काफ़ी होती है। अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जिम करते हैं, कोई योगा करते हैं, जॉगिंग करते हैं, कोई स्पोर्ट्स में आपको फुटबॉल या क्रिकेट में कुछ भी, तो 8 घंटे काफ़ी है बस, उससे ज़्यादा लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। जी। नेक्स्ट है कि सर थ्रू मेडिटेशन पूरा 100% क्योर होगा कि ओनली कंट्रोल होगा? बिकॉज अकॉर्डिंग देयर इज नो क्योर। यहाँ पे चीज़ों को कहना चाहता हूँ कि जैसे डायबिटीज़ है, एक एग्जाम्पल सिंपल से देना चाहता हूँ। अब डायबिटीज़ क्या होता है, एक बार दवाइयाँ लेके एक्सरसाइज करके सब क्योर हो गई है, ठीक है, एक तरीके से, और लेकिन दोबारा भी हो सकती है अगर दोबारा आपने मीठा काफ़ी इंक्रीज कर दिया। लेकिन जब तक आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, अच्छी डाइट ले रहे हैं, तब तक आपको डायबिटीज़ बिल्कुल नहीं हो सकती, चांसेस ज़्यादा यही रहते हैं। अब मेरे कहने मतलब ये कि जब आप ओसीडी से बिल्कुल 6 महीने में ठीक हो जाते हैं, तो फिर भी मेडिटेशन को कंटिन्यू रखें, हफ्ते में कम से 2 बार ज़रूर करें। इससे क्या होगा कि आपको फिर कभी ओसीडी नहीं होगी, क्योंकि हफ्ते में पहली बार उसकी मेडिटेशन करके उस चीज़ को आने से पहले ही आप रोक दोगे। अब जैसे मैं हूँ तो मैं कह सकता हूँ 100% मैं बिल्कुल इससे ठीक हो चुका हूँ, काफ़ी लोग ठीक कर चुका हूँ इससे, वो भी 100%। काफ़ी टेस्टिमोनियल जो है आप उसमें जाके देख भी सकते हैं। आप ब्रह्म लाइफ के जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है वहाँ पर आप जा सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब चैनल पर आप जा सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियोस भी मिल जाएंगी। और आपको अगर डायरेक्ट इनसे बात करनी है विशाल जी से, तो आप इंस्टाग्राम अकाउंट पर इनसे बात कर सकते हैं, वहाँ पर इन्होंने बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स भी डाले हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी ने पूछा है कि बैठकर मेडिटेशन, ये वाली जो स्टैंडिंग वाली मेडिटेशन है, तो मुझे नहीं लगता जिस मेडिटेशन का नाम ही स्टैंडिंग है तो उसे बैठकर करना चाहिए। नहीं, बैठ के नहीं कर सकते वाली मेडिटेशन, स्टैंडिंग में करना ज़रूरी है। जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे स्पर्म बहुत गंदी लगती है, अगर मुझे नाइटफॉल हो गया तो मुझे कपड़े के साथ बेड भी धोना पड़ता है, और नेक्स्ट मॉर्निंग मैं जब तक नहाता नहीं हूँ तब तक लगता है कि मैं दूसरा सामान को टच करूँ तो वो भी गंदा हो जाएंगे। स्पर्म के लगे कपड़े 2-3 बार साबुन से धोता हूँ। मैस्टरबेशन के बाद भी नहाना पड़ता है, इसलिए मैस्टरबेशन भी नहीं करता डर से। मुझे डर भी लगता है कि मैं शादी करूँ तो मुझे डेली बेड के कपड़े धोने पड़ेंगे।